नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका निःशुल्क श्याम क्लासेज में। तो ये आपकी जो निःशुल्क कक्षाएं हैं ये चलती ही रहेंगी और आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो विज्ञान का दूसरा वीडियो था कक्षा 10 का। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज ये तीसरी क्लास है, यानी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेकंड चैप्टर कक्षा 10 का एनसीईआरटी का अम्ल, क्षारक एवं लवण, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपके अम्लों तथा क्षारकों में समानताएं। अब आपको आज समानताओं के बारे में अध्ययन करना है कि देखिए अब तक हमने असमानताएं बहुत सी देख ली अम्ल और क्षारक में, तो इनमें समानताएं भी होती है। तो देखिए समानताएं क्या होती है। अम्लों तथा क्षारकों में समानताओं को देखते हुए नंबर 1 की बात करें तो पहली जो समानता है वो यही है कि दोनों ही यानी अम्ल और क्षारक जो होते हैं दोनों में ही हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। जैसा कि मैं लिख देता हूं, दोनों में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है या होता है, आप ऐसा लिख सकते हैं। दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षारक हो। तो देखिए कैसे, जैसे कि मैं आपको कहूं कुछ एग्जांपल के तौर पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका ये, इसमें देखिए हाइड्रोजन है। और जैसे कि मैं एक और अम्ल लिखता हूं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका, इसमें भी देखिए ये हाइड्रोजन है। यदि हम क्षारक की बात करें जैसे NaOH, ये एक क्षारक है। KOH ये भी क्या है, एक क्षारक है। तो इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो दोनों में ही हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। ये आपकी पहली समानता हो गई दोनों की। अब नंबर 2, दोनों ही जलीय विलयन में आयन देते हैं। ये दोनों के दोनों यदि जल के साथ इनकी अभिक्रिया करवाई जाए तो ये दोनों ही आयन देते हैं, अलग अलग आयन देते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो अम्ल होते हैं वो तो हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा जो क्षारक होते हैं वो हाइड्रोक्सिल यानी OH- आयन देते हैं। तो दोनों ही जलीय विलयन में आयन देते हैं। क्या देते हैं, आयन देते हैं। जैसे हम बात करें HCl की, यदि आप इसको जल के साथ घोलते हैं या जल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, जल के साथ घोलते हैं, तो ये आपको H+ आयन देते हैं और Cl- दो भागों में टूट जाता है, H+ में और Cl- में। ऐसे ही हम बात करें NaOH की, जो कि एक क्षारक है आपका, इसको यदि आप जल में घोलते हैं तो जल में घोलते ये आपको Na+ और OH- आयन दे दिया इसने, देखो इसने भी आयन दे दिया, ठीक है ना। तो Na+ OH-, इसने H+ और Cl-। तो दोनों ही जो है वो जलीय विलयन में क्या देते हैं, आयन देते हैं, आयनों का निर्माण करते हैं। और तीसरी बात, सभी अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। तो दोनों में ये भी एक समानता है कि जो चाहे अम्ल हो चाहे वो क्षारक हो, दोनों जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जैसा कि हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझना चाहेंगे, तो अब चाहें तो आप तीनों समानताओं का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत का चालन कैसे करते हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम, तो एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने एक पात्र ले लिया ऐसा, ठीक है। ये एक पात्र है जिसमें यहां तक कोई भी अम्ल या क्षारक लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है आपका, तनुकृत अम्ल है, तनुकृत अम्ल। यहां एक कोरक लगा देते हैं और कोरक के ऊपर 2 लोहे की कील लेते हैं, एक यहां पे ले लेते हैं, एक यहां पर ले लेते हैं। ये 2 लोहे की कील है, ठीक है। ये क्या है आपकी लोहे की कील।
और ये हमने नीचे जो है ये कोरक लिया है। कोरक इसलिए लिया है जिससे कि इन किरणों को आसानी से इसमें दबाया जा सके, आसानी से खड़ा किया जा सके। अब इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एक तार के माध्यम से इनको जोड़ते हैं इस प्रकार से। यहां एक कुंजी लगा देते हैं, यानी कि जो बटन होता है आपका, और यहां पर एक बल्ब लगा देते हैं, और यहां एक बैटरी ले लेते हैं छोटी सी, इस प्रकार से। ये 6 वोल्ट की बैटरी, मान लो 7 वोल्ट की, जितनी भी है, एक बैटरी ले ली, और यहाँ पे हमने एक लगा दिया बल्ब, और यहाँ पे क्या है, एक कुंजी लगा दी। कुंजी यानी कि एक छोटा सा बटन लगा दिया है। तो इस प्रयोग को जब हम करते हैं, ये तनुकृत अम्ल है आपका, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो जो बल्ब है आपका वो जलने लगता है। बल्ब क्या करने लगता है, जलने लगता है, यानी कि बल्ब जलेगा। जैसे ही बल्ब जलेगा तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अम्ल तथा क्षारक जो होते हैं वो जलीय विलयन में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो ये बात हो गई। मेरे ख्याल से आराम से इस चित्र को आपने समझा होगा, आराम से आपके समझ में आ गया होगा। तो आप लिखना चाहें तो नीचे लिख भी सकते हैं। इस स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो ये बात इससे स्पष्ट हो गई है कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो दोनों ही विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। जबकि यदि देखा जाए तो जबकि ग्लूकोज तथा एक तो ग्लूकोज तथा एक एल्कोहल जलीय विलयन में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए आपके जैसे ग्लूकोज और एल्कोहल जो हैं वो जलीय विलयन में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि अम्ल और क्षारक जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। जैसा कि हमने एक प्रयोग किया अभी, जिसमें बल्ब क्या है, जलने लगता है। ये हमने यहाँ पे जो विलयन लिया है ये तनुकृत अम्ल का विलयन है, और इससे हमने देखा कि बल्ब जो है वो जलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल और क्षारक तो विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। इसका एक ही कारण है, इसका कारण ये है कि ग्लूकोज और एल्कोहल जो होते हैं वो जलीय विलयन में कोई आयन नहीं देते हैं, जबकि अम्ल और क्षारक जलीय विलयन में आयन देते हैं। तो एक बात और भी लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में आयन देते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जलीय विलयन में आयन नहीं देते हैं। बस यही सबसे बड़ा कारण है। इसी वजह से यह बल्ब जलने क्यों लगा था, क्योंकि अम्ल और क्षारक जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। और विद्युत का चालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे जलीय विलयन में घोलने पर अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन देते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं वो OH- आयन देते हैं। यही कारण था। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो आपका टॉपिक है वो है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। अगला अपना टॉपिक है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो साथ साथ में यदि लिखना चाहिए तो साथ साथ में भी लिख सकते हैं। हेडिंग लगा लीजिए। अगली जो आपकी हेडिंग है वो है
जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, यह आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का क्या मतलब है और ये क्या करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जलीय विलयन में जैसे ही हम किसी अम्ल को घोलते हैं तो वे हमें हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन का अर्थ है H3O+। ठीक है, H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन जिसे बोलते हैं वो। तो जलीय विलयन में जब अम्ल घोलते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जबकि क्षारक को जब हम घोलेंगे तो वो हमें हाइड्रोक्सिल यानी OH- आयन देते हैं। बस यही कारण था, बस यही बताना था इसमें आपको कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारकों का जो प्रभाव है वो कैसा रहता है। तो जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं वो तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जबकि क्षार को जल में यदि घोला जाता है तो वो हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयन देते हैं। देखिए हम लिखते हैं नंबर 1, अम्ल को जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसको आप एक अभिक्रिया के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे आपके पास कोई अम्ल है HCl और इसको आप जल के अंदर घोल रहे हैं तो आपको ये आयन देगा H3O+। ठीक है, H3O+, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, प्लस साथ में कुछ बनेगा, Cl- मुक्त हो जाएगा। ये लीजिए Cl-। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन के द्वारा भी इसे दर्शा सकते हैं। अब क्षार की यदि बात करें, क्षार को जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। और OH- आयन का मतलब है हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसा कि हम रिएक्शन के द्वारा समझना चाहें तो जैसे आपका NaOH है, इसको आप जल में घोल रहे हैं, या KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप जल में घोल रहे हैं, या MgOH का वोल्टवाइज यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यदि आप जल में घोल रहे हैं तो ये सारे के सारे आपको OH- आयन देंगे। सारे के सारे क्या देंगे, OH- आयन। तो इसमें पहली रिएक्शन में Na+ और OH-। इसमें देखिए यहाँ पोटेशियम है, K का मतलब पोटेशियम, तो ये हो गया K+ और OH-। इसमें आपके मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम+ OH-। तो इस प्रकार से ये आयन देते हैं। तो ये था आपका टॉपिक जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, यानी कि जलीय विलयन में किस तरह से अम्ल तथा क्षारक अपना व्यवहार दर्शाते हैं वो हमने इसमें देख लिया। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी इसमें देख लिया है कि जो अम्ल है वो तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं तथा क्षारक जो है वो OH- आयन देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, जो सभी अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ तथा जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से एक अभिक्रिया के द्वारा भी इसे हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि वापस जो है वो H+ और OH- आयन वापस मर्ज होकर मिलकर के जल का निर्माण वापस कर लेते हैं। और ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है। इसको आप उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अम्ल और क्षार की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब अम्लों को जल में घोलते हैं तो वो H+ आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं, और H+ तथा OH- आयन मिलकर के वापस जल का निर्माण करते हैं। कैसे, देखिए इसे स्टार के रूप में मैं लिख रहा हूं, आप चाहें तो साथ साथ में लिख सकते हैं। सभी अम्ल जलीय विलयन में H+
तथा क्षार OH माइनस आयन देते हैं। तो जैसे ही आप H प्लस OH माइनस आयन को आपस में मर्ज करवाते हैं तो आपको वापस जल प्राप्त हो जाता है। और ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है। तो उपरोक्त अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया? क्योंकि ये जो आयन है ये अम्ल ने दिया जल के साथ घुलकर, और ये जो आयन है OH माइनस, ये क्षार के साथ जब घुला, जल को घोला गया तो OH माइनस आयन प्राप्त हुआ। जब वापस दोनों को मिला दिया तो वापस हमें जल प्राप्त हो गया। जबकि जल जो होता है वो वैसे तो उदासीन प्रकृति का ही होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि आगे आने वाला जो टॉपिक होगा अपना पीएच स्केल, उससे आपको और पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए H प्लस और OH माइनस आयन को जैसे ही मर्ज किया तो आपको जल प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। तो इसीलिए इसी अभिक्रिया को क्या कह दिया हमने, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह दिया। अब कुछ सावधानियां हैं, सावधानियों के लिए आप हेडिंग डाल सकते हैं, अम्ल क्षारक को मिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसमें सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे कि आपके पास कोई अम्ल दिया गया है या कोई क्षार दिया गया है तो आप उसमें जल घोलें, न कि जल के अंदर अम्ल व क्षार को घोलें। तो अम्ल व क्षार जो दे रखे हैं उनके अंदर जल को घोलना आपको, और आराम से धीरे धीरे घोलना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे इसलिए घोलना चाहिए क्योंकि जब अम्ल और क्षारक के साथ जल घुलता है तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जो कि अत्यंत प्रबल होती है। और इसकी प्रबल होने की वजह से इसमें क्या होता है कि आप यदि सावधानी नहीं रखते हैं और जल्दी जल्दी मिलाने का प्रयास करते हैं या अम्ल में किसी जल को घोल रहे होते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण जो पात्र होता है वो टूट भी सकता है, क्योंकि ये अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी वजह से क्या होता है कि पात्र के टूटने का डर रहता है और ये एक विस्फोट होने का भी इसमें डर रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अम्ल और जल में, अम्ल और क्षारक में जो जल होता है वो आराम से धीरे धीरे घोलना चाहिए। ठीक है, तो अम्ल तथा क्षारक में जल धीरे धीरे घोलना चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसीलिए मैंने कहा कि अम्ल और क्षारक में जब आप जल घोल रहे होते हैं तो उसे धीरे धीरे सावधानी पूर्वक घोलना चाहिए, क्योंकि सांद्र अम्ल अथवा क्षार में जल घोलते समय उससे उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो मिश्रण में आपके विस्फोट कर सकती है। ठीक है, तो आगे आप लिख भी सकते हैं इसमें, सांद्र अम्ल अथवा क्षारक में, सांद्र अम्ल अथवा क्षारक में जल, चलिए ये मिटा देते हैं, सांद्र अम्ल अथवा क्षारक में आप जब जल घोल रहे होते हैं तो जल जो घोल रहे हैं वो धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ये बात हमने कर ली है, क्योंकि ये अत्यंत क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्या है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अथवा क्षारक में जल मिलाते समय यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे मिश्रण के फटने का डर रहता है। क्योंकि मिश्रण जो होता है वो उबलकर ज्वालामुखी की तरह बाहर भी आ सकता है, जिससे पात्र भी टूट सकता है, जिससे पात्र भी टूट
सकता है। तो ये थी आपकी सावधानी, ये सावधानी रखनी आवश्यक होती है, क्योंकि प्रयोगशाला में जब बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि एक बार की बात है, जब हम कॉलेज में थे तब हमने एक प्रैक्टिकल किया था। तो उस प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि प्रैक्टिकल के अंदर जब अम्ल और क्षारक को हम घोल रहे थे, तो एक लड़का था जिसने घोलने से पहले सावधानी उसने रखी नहीं। तो उसने क्या किया कि अपने किसी तरह से असावधानी पूर्वक उसने पता नहीं क्या किया, वो सारा का सारा जो अम्ल था यानी H2SO4 ले रखा था उसने, जो कि एकदम शुद्ध मात्रा में था। उसने क्या किया कि वो असावधानी पूर्वक हिला के ऐसे ऊंचे की ओर उछाल दिया, उछाला तो उसके कपड़ों पे गिर गया। तो उसके कपड़े इस प्रकार से कट गए, फट गए, जैसे कि किसी ब्लेड के द्वारा काटे गए। तो इतने खतरनाक होते हैं ये अम्ल, तो इसीलिए इनको सावधानी पूर्वक मिलाना चाहिए। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं तनुकरण, कि तनुकरण क्या होता है। तो मैं मिटा देता हूं इसे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है तनुकरण। तो ये तनुकरण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। तो तनुकरण क्या होता है, तनुकरण का मतलब आप नाम से ही समझ के होंगे। हमने पीछे तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में थोड़ा सा बताया था कि सांद्र अम्ल कौन सा होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है। जबकि तनुकरण नाम से ही पता चलता है, तनु कर रहे हैं हम, यानी कि अम्ल या क्षारक में जल घोल रहे हैं। तो जो जल घोलने पर इकाई आयतन में जो उसमें कमी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं मेरे साथ साथ में कि जल में अम्ल अथवा क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। तो लिखेंगे सभी, जल में अम्ल तथा क्षारक घोलने पर, जल में अम्ल तथा क्षारक घोलने पर आयन की सांद्रता में घोलने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में होने वाली कमी को तनुकरण कहा जाता है। तो ये था आपका तनुकरण। ये तनुकरण की एक परिभाषा है, हो सकता है 1 नंबर में आपसे पूछ भी ली जाए, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा और आराम से याद कीजिएगा। सरल सा है, कुछ भी नहीं है। जब अम्ल और क्षार को आप किसी जलीय विलयन में घोल रहे होते हैं, तो उसमें जो आयन की सांद्रता जो है, उसमें प्रति इकाई आयतन में जो कमी होगी, वो आपकी क्या कहलाएगा, तनुकरण कहलाएगा। तो ये था तनुकरण। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो मिटा देते हैं इसको। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो आपका टॉपिक है वो है अम्लों एवं क्षारकों में प्रबलता। अगला क्या टॉपिक है आपका, अम्लों एवं क्षारकों में प्रबलता, यह आपका टॉपिक है, अम्लों एवं क्षारकों में प्रबलता। तो कोई अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है अथवा कितना दुर्बल है, इसकी जांच करने के लिए एक सार्वत्रिक सूचक है। एक क्या है, सार्वत्रिक सूचक है। सार्वत्रिक सूचक समझ गए होंगे आप। एक ऐसा सूचक है जो बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है, जो बहुत सारे सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और कोई भी विलयन हो, कोई भी जो विलयन होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन की
विभिन्न सांद्रताओं को रंगों में प्रदर्शित करता है। किस में प्रदर्शित करता है? ये रंगों में बताता है। एक सार्वत्रिक सूचक होता है जो बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है, जो कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रताओं को रंगों में बदल देता है, अलग अलग रंग में दिखाता है कि ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा, मतलब लाल हल्का लाल, पीला हल्का पीला, नीला हल्का नीला, इस प्रकार से दर्शा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये विलयन अम्लीय है अथवा क्षारकीय है। और ये कितना प्रबल है, जितना रंग गहरा होगा उतना ही वो जो विलयन होगा वो प्रबल होगा, और जितना कम होगा मतलब रंग जो है वो गहरा न होकर के हल्का यदि दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ ये समझिए कि वो क्या है, आपका विलयन दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक है। तो इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूं, इसमें साथ साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोई अम्ल कितना प्रबल है, प्रबल अथवा दुर्बल है, प्रबल अथवा दुर्बल है, कि जांच करने के लिए कोई अम्ल कितना प्रबल अथवा दुर्बल है, इसकी जांच करने के लिए सार्वत्रिक सूचक काम में लेते हैं। अब ये सार्वत्रिक सूचक जो होता है ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये क्या होता है आपके कि जो सार्वत्रिक सूचक होता है वो अनेक सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो जांच करता है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रताओं को किस प्रकार से दर्शाना है। ठीक है, वो ये रंगों में प्रदर्शित कर देता है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रताओं को रंगों में दिखाता है या प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, ये विलयन में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रताओं को रंगों में प्रदर्शित करता है। ये इसका काम होता है। सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल अम्ल है। और साथ में देखिए एक बात और भी है कि वे अम्ल जो अधिक मात्रा में विलयन में H+ आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो प्रबल अम्ल होते हैं, और जो अधिक मात्रा में OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो अधिक मात्रा में देते हैं किसी विलयन में, तो वो क्षारक, और कौन से क्षारक, वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी NaOH और KOH, ये प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ये प्रबल इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ये जलीय विलयन में अधिक मात्रा में आयन मुक्त करते हैं, आयन देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको प्रबल अम्ल अथवा प्रबल क्षारक कहा जाता है। और जो कम देंगे वो दुर्बल क्षारक और दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। तो ये था इसके बारे में अम्लों एवं क्षारकों में प्रबलता। अब अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और अगला हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसको मिटा देते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है आपके पीएच स्केल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पीएच स्केल जो है वो स्केल की तरह ही होती है, और उससे भी हम जांच कर सकते हैं कि कोई पदार्थ या कोई विलयन जो है वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारकीय है। तो देखिए अगला जो टॉपिक है आपका वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल, अब देखिए ये क्या है। तो कोई भी विलयन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक महान वैज्ञानिक थे, विज्ञान के सोरेनसन। उन्होंने एक स्केल विकसित किया जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रताओं को मापता है।
ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रताओं को क्या करता है, मापता है। महान वैज्ञानिक सोरेनसन ने उस स्केल को एक विकसित किया। ठीक है, स्केल उन्हीं के द्वारा विकसित की गई, उन्हीं को ये श्रेय जाता है सोरेनसन को कि उन्होंने ये पीएच स्केल विकसित किया था, जिसमें जो पी होता है वो सूचक को दर्शाता है। जो पी है वो किसको दर्शाता है, सूचक को दर्शाता है, और जिसका अर्थ होता है पुशांश, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। तो किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए महान वैज्ञानिक सोरेनसन ने एक स्केल विकसित किया, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। तो ये पीएच स्केल था जिसको किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और महान वैज्ञानिक सोरेनसन थे, उन्होंने इस स्केल को क्या किया था, विकसित किया था। और इन्होंने बताया कि अम्ल, कोई विलियन अम्लीय या कितना क्षारकीय है वो इसे हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ऐसा सोरेनसन ने बताया था। तो चलिए और देख लेते हैं कि पीएच में होता क्या है। पीएच में पी सूचक है। पी क्या है, सूचक है। पीएच में पी क्या है, सूचक है। जो शब्द कुशांश, ये कुशांश एक शब्द है, कुशांश जो कि एक जर्मन शब्द है, जो कि क्या है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ है शक्ति। तो P का अर्थ इसमें क्या है, P का अर्थ इसमें शक्ति है, पावर। ठीक है, P फॉर पावर। और जर्मन में इसे पुशांश कहते हैं, पुशांश। और पुशांश का अर्थ है शक्ति। पुशांश का क्या अर्थ है, शक्ति। और इस पुशांश को इंग्लिश में पोटेंज बोलते हैं। ठीक है, पोटेंज, जो कि पावर से ही बना हुआ है। पोटेंशियल जो नाम होता है आपके, पोटेंशियल से ये क्या बना है, पोटेंज बना है, जो कि पुशांश को लिखते हैं इस प्रकार से। और जिसका अर्थ होता है शक्ति। शक्ति बोले तो पावर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, पावर होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए स्केल कुछ इस तरह की होती है आपकी। ये स्केल है। ठीक है, ये आपकी कौन सी स्केल है, पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल है। ठीक है, इसमें बीचों बीच यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है 7, और यहां पर होता है 14, और यहां पर होता है 0। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, फिर 8 9 10 11 12 13 और ये 14, इस प्रकार से। और इसमें यहां तो होता है H+ आयन। ठीक है, इधर, और यहां होता है OH- आयन। तो आप इतना उतार सकते हैं, एक बार इतना उतारिए, फिर आगे पढ़ते हैं। यहां H+ आयन है, वहां OH- आयन है। कोई विलियन जिसका पीएच यदि 7 है तो वो उदासीन प्रकृति का होगा, न तो वो अम्लीय होगा न वो क्षारकीय होगा। कोई विलियन यदि ऐसा है जिसका पीएच 7 से कम हो तो वो अम्लीय होगा। इधर अम्लीय प्रकृति बढ़ती हुई होती है। ठीक है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, और उधर ये होती है क्षारकीय प्रवृत्ति, क्षारक। इस साइड में जब चलेंगे तो ये क्षारक होगा, और इधर जो कोई विलियन होगा
तो वो अम्लीय होगा, यानी जिसका पीएच 7 से कम है वो अम्लीय होगा और जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो क्षारकीय होगा विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे जांच कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आराम से अच्छे से एक एक बारीकी से हम चीजों को पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। आशा है सबके समझ में आ रहा है। तो ऊपर से मिटा दिया जाए, तो चलिए यहां से मिटा देते हैं। अब इसमें देखिए ये जो आपके स्केल है इसमें यदि पीएच जो है वो 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। विलयन कैसा होगा? अम्लीय। और यदि पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय। विलयन कैसा होगा? क्षारीय। और यदि पीएच जो है वो 7 के बराबर है, पीएच किसके बराबर है? 7 के बराबर है, तो वो विलयन होगा आपके उदासीन प्रकृति का। फॉर एग्जाम्पल जैसे नमक है, तो नमक क्या है? उदासीन प्रकृति का है आपके, ठीक है ना। तो पीएच 7 जिसका होगा वो उदासीन प्रकृति। जैसे जल है, शुद्ध जल है, तो उसका पीएच भी कितना होता है? 7 ही होता है। तो इस प्रकार से है। तो मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी पीएच स्केल जिसको हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पदार्थों के पीएच की बात करते हैं कि किसका कितना पीएच होता है। तो अगली आपकी हेडिंग रहेगी कुछ पदार्थों के पीएच। तो कुछ पदार्थों के पीएच मान के बारे में हम चर्चा करते हैं कि पीएच मान कैसे कितना किसका कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लार। एक तो खाना खाने के बाद होता है लार, ठीक है, मुंह में जो लार होती है अपने, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो जो लार होती है उसका पीएच कितना होता है? एक तो खाना खाने के बाद, एक खाना खाने से पहले। तो आप सीधा ध्यान रखें कि लार का जो पीएच होता है वो 6.4 से 7.3 के मध्य में होता है। ये इसका पीएच है, पीएच मान है 6.4 से 7.3 के बीच में। अब ये लार हो गया। लार के बाद में जैसे और कोई पदार्थ है, जैसे नींबू का रस, नींबू का रस, तो इसका पीएच होता है 2.2, क्योंकि नींबू बहुत ज्यादा खट्टा होता है ना। तो स्केल के इस साइड, यानी कि हम स्केल के मैं से खड़ा हूं तो मेरे बाएं साइड अम्लीय और दाएं साइड में क्षारकीय और एकदम बीच में 7 पर उदासीन होता है। तो नींबू का रस 2.2 इसका पीएच मान होता है। और बात करें गाजर के रस की, एक गाजर का रस, गाजर का रस, तो इसका पीएच मान होता है लगभग 5.88, लगभग, ठीक है, लगभग इतना होता है। ये हो गया आपके गाजर के रस का पीएच मान हो गया। और उसके बाद में यदि हम बात करें टमाटर की, टमाटर, तो टमाटर तो खट्टा होता है। मेरे ख्याल से आप भी बता सकते हैं कि टमाटर का पीएच कितना होता है। तो लगभग 4.5 के आसपास होता है। तो 4.5 लगभग, क्योंकि ये अम्लीय होता है ना, स्वाद में खट्टा भी होता है। तो 4.5 इसका पीएच मान होता है। और उसके बाद में यदि बात करें नल का जो जल होता है, नल का जल, यानी कि आप शुद्ध जल की यदि बात करें तो उसका पीएच 7 होता है, लगभग 7, ठीक है, लगभग 7 के पास ही होता है। और बात करें NaOH की, NaOH, 1 मोल आपके पास NaOH दे रखा है, 1 मोल आपके पास HCl दे रखा है। तो ये तो सबसे प्रबल अम्ल है ना, ये तो लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब इसका लगभग 14 होता है। कितना होता है? इसका लगभग 14 पीएच मान होता है। और इसका पीएच मान होता है लगभग 1.0 के आसपास, या 0.1 से लेकर 1 के बीच में होता है ये, क्योंकि सर ये प्रबल है। वैसे H2SO4 का जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका, उसका 0.1 से लगभग 0.1 मान सकते हैं आप, उतना होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय है ना। और उसके बाद में जैसे आपके शरीर है, जो शरीर का पीएच होता है वो कितना होता है? हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.0 से 7.8 के बीच में, 7.0 से 7.8 लगभग इनके बीच में ही होता है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कोई और, जैसे शराब है, तो शराब का भी आप बता सकते हैं। शराब का पीएच मान होता है लगभग 2.8 से 3.8 के बीच में। कहां पर होता है? 2.8 से
3.8 के बीच में होता है। और अंगूर जो है वो भी खट्टे होते हैं। अंगूर का पीएच मान लगभग 3.5 से 4.5 के मध्य मान सकते हैं आप। 3.5 से 4.5 के बीच में होता है, ठीक है ना, 3.5 से 4.5 के बीच में। और जो हमारा शरीर में रक्त होता है, खून जिसकी बात करें ब्लड की, तो उसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनके बारे में हमने देखा कि इनका पीएच मान कितना होता है। और भी यदि आपको पीएच मान जानने हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं और पदार्थों के भी पीएच मान आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इतना तैयार करें। धन्यवाद।